you, Arvind. Thank you. जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप जानते हैं प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र सर हम सबके बीच इस ऑनलाइन प्रोफेसर कोर्स में के पहले दिन दूसरे सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं और Arvind, अगला सत्र sorry to हमारा। interrupt you, but आपका ना वीडियो नहीं आ रहा. If you can, if it is possible. जी जी मैम जी। Thank you, Arvind. Now you are audible and visible. Thank you. Over to you. अंजलि मैम, आपका बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र सर इस सत्र के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स के पहले दिन के दूसरे सत्र में हम लोग मनोवैज्ञानिक पक्ष, जो तनाव प्रबंधन है उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष पर सर से व्याख्यान सुनेंगे। जैसा कि सर का टॉपिक है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ स्टाइल स्ट्रेस, तो उस पर सर का व्याख्यान होगा। लेकिन सर के व्याख्यान से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर ने हमारी जिंदगी के तीन रियलिटीज की तरफ इशारा किया है कि हम उससे बंधे हुए हैं, और वो है बायोलॉजिकल रियलिटी, साइकोलॉजिकल रियलिटी और कॉन्टेक्चुअल रियलिटी। तो जो दूसरा पक्ष है साइकोलॉजिकल रियलिटी, उससे हमारे तनाव प्रबंधन का क्या संबंध है और उस पर हम क्या समझदारी विकसित कर सकते हैं अपने अकादमिक गतिविधियों से जुड़े हुए रहते हुए, इस पर हम सर को सुनेंगे। लेकिन सर की बात शुरू हो, सर का व्याख्यान शुरू हो, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय दे सकूं। प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र 21 अप्रैल 1951 को पकड़िया गोरखपुर में जन्मे। आप मनोविद, विचारक एवं संस्कृति के अध्येता हैं। हिंदी आलोचना, अनुवाद और संपादन से भी आप जुड़े हुए हैं। लगभग 5 दशकों के अकादमिक जीवन में गोरखपुर, इलाहाबाद, भोपाल, दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन का कार्य किया। समाज, शिक्षा, संस्कृति और साहित्य से जुड़े प्रश्नों पर समाचार पत्रों में आपका नियमित लेखन जारी है। 2014 अप्रैल 2019 तक आप के कुलपति पद रहे। शिक्षाकार के तौर पर जाने जाते हैं और बतौर जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, इंडोनेशिया तथा स्वीडन को की आपने शैक्षणिक यात्रा की है। अमेरिका में मिशिगन न्यू स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च तथा स्वार्थमोर कॉलेज फिलाडेल्फिया में फुल ब्राइट फेलो तथा ससेक्स विश्वविद्यालय ब्रिटेन में फेलो के रूप में अध्यापन और शोध का कार्य आपने किया है। 35 विद्यार्थियों ने आपके निर्देशन में पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। मनोविज्ञान विषय पर अंग्रेजी में 200 से अधिक शोध पत्र और 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत के नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी के आप अध्यक्ष रहे। भारत के सामाजिक अनुसंधान परिषद के सदस्य और राष्ट्रीय फेलो भी रहे हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर पुरस्कार, राधाकृष्णन पुरस्कार, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार और पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा अब तक आपको सम्मानित किया जा चुका है। आप 10वें तथा 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के परामर्शदाता मंडल तथा केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य भी रहे हैं। हिंदी में आपकी कुछ प्रकाशित कृतियां हैं। होने और न होने का सच, हिंदी भाषा और समाज तथा भारत में शिक्षा, चुनौतियां और अपेक्षाएं, हिरना समुझ बुझ वन चरना, प्रकाश की आकांक्षा, समाज मनोविज्ञान के मूल आधार, बाल अपराध, एक विकासशील अध्ययन देश में मनोविज्ञान, भारतीय अनुभव, भारतीय साधु संत और सन्यासी, जीने की एक राह यह भी, आदि प्रकाशित पुस्तकें हैं। इनके अतिरिक्त पंडित विद्यानिवास मिश्र की अप्रकाशित कृतियों रहीमन पानी राखिए, वन का छंद, अज्ञेय, अपने मोर्चे, भारतीय संस्कृति के आधार तथा भक्ति काव्य का उत्कर्ष और तुलसीदास जैसी पुस्तकों का आपने संपादन किया है। और इस अर्थ में मनोविद होते हुए भी साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में भी आप निरंतर गहरा हस्तक्षेप रखते रहे हैं। इसलिए तनाव प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर सर को सुनना हमारे लिए एक विशेष अनुभव रहेगा। मैं बिना किसी अतिरिक्त समय को गवाए सर को माइक सौंपता हूं। सर, आप व्याख्यान के लिए प्रस्तुत।
धन्यवाद अरविंद जी। आ, इस महाविद्यालय के साथ बड़ी महत्वपूर्ण स्मृतियां हमारी जुड़ी हुई हैं, और इस प्रकार का आयोजन मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। स्ट्रेस या तनाव आज के समय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में बहुत ज्यादा प्रयुक्त होने वाला शब्द है। The concept of stress is used very frequently to refer to a variety of experiences and circumstances which are challenging, and something becomes stressful when the challenge is beyond our capacity to cope with that challenge. स्ट्रेस या तनाव एक ऐसी स्थिति होती है जब हमारे सामने जो परिस्थिति है उसके लिए जितनी आवश्यक क्षमता चाहिए वह हम में नहीं रहती है। मित्रों, स्ट्रेस को अगर साइकोलॉजी की दृष्टि से देखेंगे तो वह एक तरह का ट्रांजैक्शन है। हमारे और हमारी परिस्थिति के बीच का एक रिश्ता है, और ये रिश्ता किस तरह का होता है ये निश्चित करता है कि वह स्ट्रेस की कोटि में आता है या चुनौती चैलेंज के रूप में आता है, या अपलिफ्ट कुछ बहुत अच्छा अनुभव है उस तरह का आप उसे मानते हैं। So this transaction is between the person and circumstances. How you view the circumstance, how we react to that circumstance, that becomes very significant. वैसे स्ट्रेस शब्द जो है मूलतः फिजिक्स का है, और वहां पर जब किसी सरफेस पर किसी तरह का बल लगता है, फोर्स लगता है, तो उससे जो खिंचाव पैदा होता है उसको कहते हैं। और मनुष्य के जीवन में तमाम तरह की परिस्थितियां आती हैं, और रिश्तों को लेकर, काम को लेकर, जो हमारे मन में उठने वाली इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको लेकर ये सभी हमको तरह तरह के तनाव पैदा करती हैं। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। तो ये जो हमारा भौतिक परिवेश है, जो सामाजिक परिवेश है, वो सब ऐसी चीजों से भरा हुआ है निरंतर, जो हमको गाहे बगाहे कभी न कभी तनाव देती रहती है। ऑक्यूपेशनल लाइफ, जो हमारा व्यावसायिक जीवन है, उसको अगर आप देखें तो ऐसे मौके आते हैं जब आपको थोड़े से समय में कहा जाता है कि इतना काम आप पूरा कर दीजिए, तो आपको तनाव होगा। या आप पाते हैं कि आपकी उपेक्षा हो रही है, उससे भी आपको तनाव होता है। आप यह भी पाते हैं कि जो पुरस्कार का वितरण है वो योग्यता के अनुसार नहीं हो रहा है, तब भी आपको तनाव होता है। जो टास्क आपको मिला है वह टास्क अगर आपकी योग्यता, आपकी क्षमता के अनुरूप नहीं है,
तो भी आपको तनाव होगा। तनाव जो है वो होगा ही होगा। थोड़ा बहुत तनाव तो सबको होता है और होना चाहिए, मगर ये जब तनाव एक सीमा से ज्यादा हो जाता है तो मुश्किल खड़ी होती है। हम लोग मनोविज्ञान में एक तरह के तनाव को कहते हैं ईयू स्ट्रेस। आप जब बड़े प्रसन्न होते हैं, कोई रिसर्च पेपर आपका पब्लिश हो गया, या इंक्रीमेंट मिल गया, या कोई सकारात्मक घटना हो गई, तो एक तरह का सकारात्मक स्ट्रेस भी होता है, तनाव भी होता है। और दूसरा है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस वो है जो आपको कष्ट देता है। और ये डिस्ट्रेस अगर ज्यादा हुआ तो मुश्किल हो जाती है। हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी, जो हमारे उपकरण हैं, वो तनाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। और आप उस परिस्थिति का जायजा लेते हैं कि वह थ्रेट है, कि चैलेंज है, कि स्ट्रेस है, क्या है, किस रूप में आप उसको परसीव करते हैं। So it is the perception of situation which is subjective, which determines the kind of response which you are going to do. तकनीकी शब्दावली में हम इसे कॉग्निटिव अप्रेजल कह सकते हैं, कि हम किसी सिचुएशन को, परिस्थिति को किस तरह से महसूस कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। It can be considered as a threat. It can be considered as a challenge. It can be considered as an opportunity. तो आप उस परिस्थिति को किस तरह से महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये आपके रिएक्शन को प्रभावित करता है। और आपका समायोजन कैसा होगा, यह इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। स्ट्रेस अगर ज्यादा है, आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करती है उसके प्रति, कुछ चेतावनी के संकेत भी देती है, उसे अलार्म रिएक्शन कहते हैं। और उसके बाद भी अगर वो स्ट्रेस बना रहा, आप कुछ नहीं कर पाए, तो एग्जॉशन हो जाता है, आप पस्त हो जाते हैं। स्ट्रेस की कई कोटियां हैं जिनका बड़ा विस्तार में अध्ययन किया गया है। एक तरह की स्ट्रेस है जो कि हमेशा बनी रहती है, क्रॉनिक स्ट्रेस कह सकते हैं उसको। और दूसरी ओर अचानक कोई एक स्थिति आ गई, बड़ी तगड़ी, बड़ी इंटेंस स्ट्रेस की सिचुएशन आ गई, उसे एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। तो उसकी तीव्रता है, और एक है कि काल के आयाम पर वो निरंतर अगर बना रहे तो उसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस कई प्रकार के अनुभव हमारे होते हैं, और उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर अलग अलग पड़ता है। जीवन में जो हम अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं, उन भूमिकाओं के प्रसंग में जिन परिस्थितियों, जिन व्यक्तियों, जिन घटनाओं से हम जुड़ते हैं, शामिल होते हैं, उसका समाधान अगर हो तब तो बात बनती है, समाधान नहीं होता है तो स्ट्रेस पैदा होता है। तकनीकी शब्दावली में हम कहते हैं कि हम स्ट्रेस से कोप करने का, कोपिंग करने का, उसके साथ चलने का, समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। और ये जो समाधान है वो बौद्धिक भी हो सकता है। अब समाधान है कि कोई चीज आपको चाहिए और मिल नहीं रही है,
तो आपने कहा चलो ये तो अंगूर खट्टे हैं, यह भी एक तरह का समाधान है। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारा विचार किया है कि हम कई तरह के डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं, अपने आत्मरक्षा के लिए तमाम तरीके अपनाते हैं और मेहनत करते हैं, कंपनसेशन भी करते हैं, तरह तरह की उपाय जो है वो लगाए जाते हैं ताकि हमारा जो आत्म है, हमारा जो ईगो है, वह सुरक्षित बना रहे। तो ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक प्रकार का होता है, लेकिन ज्यादातर ये जो हमारे आत्मरक्षा के उपाय होते हैं वो एक तरह के आभासी होते हैं। वस्तुतः उनका समाधान व्यवहार के स्तर पर, कॉग्निशन के स्तर पर, सोच के स्तर पर हमें लाना पड़ता है। आप इसको और गहराई में अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन लार्ज मेजर स्ट्रेस इज a process related to self understanding। आप अपनी क्षमता का मूल्यांकन कैसे करते हैं, अपने आप को आप कैसे डील करते हैं। मुझे गीता का एक वाक्य बड़ा अच्छा लगता है जिसमें कहा कि भाई मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना आत्म है और सबसे बड़ा मित्र उसका अपना आत्म है। योर सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट एनिमी एंड योर सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड। तो अगर आपने अपने आत्म को जीत लिया, आत्मजयी अगर हो गए, तो आप सफल होंगे, विजयी होंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपका समायोजन स्थापित होगा। दूसरी ओर यदि आप स्वयं खुद से हार गए तो आप कई तरह की कठिनाइयों में पहुंच जाते हैं। ऐसी भी कठिनाई होती है जब आदमी आत्महत्या तक कर लेता है। आप कई आईआईटी के कैंपसेस में इस तरह की घटनाओं का विवरण अवश्य अखबारों में पढ़े होंगे या अन्यत्र भी आप ऐसा पाते हैं कि जब कोई विकल्प नहीं रहता है तो आदमी जीवन से हाथ धो लेने का निर्णय लेता है। क्या फायदा जीने का। तो स्ट्रेस इतनी ज्यादा हो गई कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप तरह तरह के उपाय का उपयोग करते हैं। और जब सकारात्मक स्थितियां होती हैं तो आपको काम करने में अच्छा भी लगता है और कभी कभी बहुत ज्यादा अगर हो गया तो वहां भी बाधा पैदा होती है। ज्यादातर अध्ययन ये बताते हैं कि स्ट्रेस का थोड़ा रहना हमारे लिए आवश्यक है। वी परफॉर्म at highest level when there is moderate level of stress। जब जीवन में तनाव मध्यम स्तर का होगा तो आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे, और अगर कोई तनाव नहीं है तो आप पड़े सोते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। बहुत ज्यादा तनाव हो गया तो इतने एक्टिव हो जाएंगे कि बिखर जाएंगे। तो कहते हैं कि एक इन्वर्टेड यू शेप का रिलेशनशिप हमारे परफॉर्मेंस में और अराउजल में है। स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, थोड़ी अगर रहेगी तो अच्छा है, तो यू स्ट्रेस रहेगी तो आप परफॉर्मेंस जो है आपका आपका निष्पादन अच्छा रहेगा। कोई पूछने वाला ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, निष्क्रिय पड़े हुए हैं। एक दशा तो ये है। बहुत ज्यादा तनाव है तो आप बिखर गए, टूट गए। तो यू नीड सर्टेन डिग्री ऑफ स्ट्रेस। ये ध्यान में आप रखिए कि अपने आप में स्ट्रेस
एक तरह की चीज ऐसा नहीं कह सकते। मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस का एक इफेक्ट होगा, एक्सट्रीम स्ट्रेस का दूसरा इफेक्ट होगा। कोई सीधी रेखा में उसके प्रभाव को हम नहीं देख सकते। तो स्ट्रेस जो है वह पूरी तरह से व्यर्थ नहीं है। जीवन का स्पंदन हो, इसके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूरी है। आपके प्राचार्य महोदय आपको टोके, आपसे कहा जाए कि आप यह काम करिए, आपके पास कोई लक्ष्य हो, चुनौती हो, सक्रियता बनी रहे, यह आवश्यक है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो गई तो ये स्ट्रेस का कारण बनेगी और तब आपको कठिनाई पैदा होगी। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि स्ट्रेस के एक ही प्रकार के स्ट्रेस के प्रति भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। एक ही तरह की स्ट्रेस की सिचुएशन में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। इसके कई कारण हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बड़े रेजिलिएंट होते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की उनमें एक विशेषता होती है, तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं जो थोड़ी भी परेशानी हुई तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, कितना रेजिलियंस का गुण आप में मौजूद है, इस पर निर्भर करेगा कि आप उस कठिन परिस्थिति के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। खड़े रहते हैं, लड़ते हैं या टूट जाते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। तो स्ट्रेस का परसेप्शन व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो बहुत सारे गुण हैं जिनका बड़ा विस्तार में अध्ययन किया गया है, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो एक ही परिस्थिति भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार का प्रभाव दिखाएगी। उसे समझने के लिए हमें व्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जब हम कह रहे हैं तो हमारा आशय यही है कि जो घटना का भौतिक स्वरूप है वह स्थिर रहने पर भी जो मनोवैज्ञानिक परिदृश्य व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर उसका प्रभाव जो है निर्भर करेगा। आजकल सब लोग अखबार में पढ़ते हैं कि जब परीक्षा का समय आता है तो बहुत सारे विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन एंजाइटी हो जाती है, परीक्षा की चिंता हो जाती है। और कई कारण है, आपने साल भर नहीं पढ़ा तो अब परीक्षा निकट आ गई, परीक्षा जो है वो जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है। परीक्षा परिणाम भी बड़ा भारी कठिन परिस्थिति का कारण बन जाता है, वगैरह वगैरह। तो वह विद्यार्थी जो कक्षा में जा रहा है, पढ़ रहा है, सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ये एंजाइटी क्यों पैदा होती है, कैसे उसे दूर किया जाए। हमारे जीवन की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जो उतार चढ़ाव आता है वो हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बनता है। सब कुछ एक ही तरह से, एक ही ढंग से हमेशा नहीं चलता रहता है। ये परिस्थितियां आती जा रहती हैं, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यह क्रम जो है वह निरंतर चलता रहता है। तो स्ट्रेस की जो कंडीशन है वह कंडीशन
परिस्थिति के ऊपर भी निर्भर करती है और परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के ऊपर भी निर्भर करती है कि हम उस परिस्थिति को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे ग्रहण कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, यह भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। हमारी अपनी क्षमताएं, हमारे अपने रिसोर्सेस क्या हैं, हमारे संसाधन क्या उपलब्ध है, यह भी महत्वपूर्ण है। आपके अगर मित्र हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आप उन रिश्तों के ऊपर भरोसा करते हैं और उनसे आपको सहायता प्राप्त होती है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न है कि जो हमारा शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो सब मिल करके एक इकाई के रूप में कार्य करता है। जो सूचनाएं आपको प्राप्त होती हैं, उन सूचनाओं को हमारा मस्तिष्क जो है ग्रहण करता है और उनकी व्याख्या करता है और व्याख्या करके आपको निर्देश देता है कि किस तरह से आप कार्य करें। और उसमें आपके पूर्व अनुभव भी महत्वपूर्ण होते हैं कि उस तरह की परिस्थिति अगर पहले आई थी तो आपने क्या किया था। और विभिन्न विकल्पों में से मस्तिष्क आपको कहता है कि अच्छा अब इस विकल्प पे आप जाओ, इसके अनुसार आप कार्य करो। विभिन्न विकल्पों की प्रोबेबिलिटी, उनकी संभावना अलग-अलग होती है और हमारा मस्तिष्क जो है वह चूज़ करके बताता है कि इस तरह से करिए। प्रश्न यह है कि यह जो डायनेमिक, जो एक गतिशील संबंध परिस्थिति और हमारे बीच में है, वह कब तनावग्रस्त हो जाता है और कब तनावग्रस्त नहीं होता है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग है, उसकी प्रोफ़ाइल अलग-अलग है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व अलग-अलग है, उसकी अपनी परिस्थिति भी अलग-अलग है, परिस्थिति का प्रशिक्षण भी अलग-अलग है। इसलिए व्यक्ति के स्तर पर हमको विचार करना पड़ेगा कि उसके लिए किस तरह की सहायता की आवश्यकता है। मित्रों, भारत में भी और अन्यत्र भी जो मानसिक स्वास्थ्य के सर्वेक्षण हुए हैं, उनसे पता चलता है कि डिप्रेशन, जिसमें भावनाओं की उथल-पुथल होती है, डिप्रेस्ड मूड होता है आपका, वह सबसे बड़ा इस अर्थ में कि उससे सफ़र करने वाले, उससे कष्ट पाने वाले लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ा कारण है, न कैंसर है, न हार्ट डिजीज़ है, इन सब जो the diseases which are now categorized as lifestyle diseases, तो उन सबके साथ अगर तुलना करिए तो डिप्रेशन जो है वो सबसे बड़ा कारण मानसिक अस्वास्थ्य का आज महसूस हो रहा है। एक प्रश्न खड़ा होता है कि डिप्रेशन वस्तुतः जब आपके अटैचमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं, भावनात्मक लगाव की समस्या खड़ी होती है, चाहे वो कार्य के क्षेत्र में हो, मित्रता के क्षेत्र में हो, पारिवारिक रिश्तों के को लेकर के हो, किसी भी प्रेम को लेकर के हो, तमाम सारे विषय हैं जिनको लेकर के ये तनाव पैदा हो सकता है और उसमें बाधा आने पर आपको कठिनाई पैदा होती है। मुझे यहाँ पर भगवत गीता जो है वो याद आती है, जिसमें अगर आप उसके दूसरे अध्याय में जाएं तो एक बहुत अच्छा क्रम दिया हुआ है कि आप जब वस्तुओं को देखते हैं तो उनसे अटैचमेंट होता है। संगात संजायते कामः,
अब पूरा क्रम उसका कुछ इस प्रकार है कि आप वस्तुओं से संपर्क किए, उनके बारे में सोचे, विचार किए, उनकी ओर आकर्षित हुए, मन उधर चला गया। और जब मन चला गया तो क्या होगा? आपकी इच्छा जगी कि यह वस्तु हमको मिल जाए, यह व्यक्ति हमें मिल जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वस्तुएं कम है, चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होगा, कुंठा पैदा होगी। और जब कुंठा पैदा होती है तो पहला जो हमारा रिएक्शन होता है वो होता है एग्रेशन का, क्रोध का। और क्रोध से गीता के अनुसार सम्मोह पैदा होता है, दिमाग आपका गड़बड़ाने लगता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। So frustration leads to aggression. Aggression leads to derailment in your thought processes. That leads to disorganization of memory. चीजें जो हैं वो आपके लिए गड़बड़ होने लगती हैं। And if your memory does not work, I think memory should also be extended to your identity. You forget, you don't understand yourself properly who you are. ये भी मेमोरी का हिस्सा है। ना अपनी क्षमताओं को, ना अपनी सीमाओं को आप पहचान पाते हैं। तो मेमोरी में सब चीज की मेमोरी जो है वो गड़बड़ होती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। द पर्पस ऑफ इंटेलेक्ट इज टू help you to decide, to discriminate what is good, what is bad. ये है बुद्धि। And if buddhi is not working properly, then you perish. बुद्धिनाशात प्रणश्यति। So बुद्धिनाश अगर होगा तो आप अंततः नष्ट हो जाएंगे। So there is a whole sequence, how you attach and how you react to that and how you react to your needs and how you manage your aggression, all that becomes very important. इसको अगर व्यापक रूप से देखा जाए और मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है उनसे भी इनकी पुष्टि होती है। फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन का रिश्ता तो बड़ा पुराना मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में पाया है और उसका विचार किया है। एग्रेशन जो है वो इमीडिएटली होता है और उसको नियंत्रित करना बड़ा आवश्यक है। अपने आप को समझना, परिस्थिति को समझना, अपने आप को मॉनिटर करना, विकल्प क्या है इनके ऊपर विचार करना। एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो कि आज के जीवन में बहुत ही गंभीर प्रश्न के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, और वो ये है कि वी आर अटैच्ड टू ऑब्जेक्ट्स, वी आर टू अटैच्ड। हमको प्रतिदिन नई से नई चीजें चाहिए और अधिक से अधिक चाहिए। यह भूख इतनी अधिक है कि हम भूल जाते हैं कि इसका कितना लाभ हमको मिलेगा, और हम अनजान आस के पीछे बस दौड़ते रहते हैं, सब कुछ छोड़ करके। तो विषयों के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर हमारा अटैचमेंट ज्यादा है
तो निश्चित रूप से स्ट्रेस पैदा होगा ही होगा। स्ट्रेस को मैनेज करना है तो अटैचमेंट आपको कम करना पड़ेगा। हमारी एक और मुश्किल है, माइंड क्या है, ये एक बड़ा कठिन विषय सर है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। और हाँ, आ रही सर। तो कठिनाई ये है कि हमारा मानस, हमारा मन, हमारा माइंड एक विचित्र प्रकार की चीज है। चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सांख्य योग में प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन बड़ा खास किस्म का हिस्सा है। तो हमारा माइंड या हमारा मानस इस अर्थ में विचित्र है कि वह जिस वस्तु की ओर जाता है, जिस व्यक्ति की ओर जाता है, जिस घटना की ओर जाता है, वहीं का हो जाता है। मुझे फिर गीता याद आ रही है, जहाँ पे कहा गया है कि जैसे नदी में नाव चल रही हो और तेज हवा का झोंका आए, तो नाव हवा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में चलने लगेगी। कैसा भी आप पतवार चलाओ और ये करो वो करो, कुछ नहीं होता है अगर हवा का झोंका तेज है तो हमारा मन भी उसी दिशा में चला जाता है। मन की ये स्थिति बड़ा चंचल है। अब आप ये सोचिए कि कांस्टेंट चैलेंज आपके सामने है, मन से सारा काम होगा, और मन बड़ा चंचल है। मन को नियंत्रित नहीं करिएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। न पढ़ाई हो सकती है, न कोई काम हो सकता है, न घूमना फिर, कुछ भी आप नहीं कर सकते यदि मन के ऊपर नियंत्रण आप नहीं किए तो। मेंटल रेगुलेशन, साइकोलॉजिकल रेगुलेशन, और ये रेगुलेशन आप पूरा पढ़िए। योग सूत्र तो पहला सूत्र उसका यही होगा, चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त वृत्ति का निरोध, यही मैं कह रहा हूं कि ये योग करना पड़ेगा। अगर चित्त वृत्ति का निरोध नहीं हुआ, अटैचमेंट कम नहीं हुआ, वस्तुओं की माया की दुनिया में फंसे रहे आप, तो जीवन कठिन हो जाएगा। और ये डिग्री का मामला है कि भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न मात्राओं में जुड़ना लाभदायक भी हो सकता है और कष्टदायक भी हो सकता है। तो योग जिसे कहा गया कि आप चित्तवृत्ति का निरोध करिए, या गीता में जब कहा गया कि आप दो काम करिए, अभ्यास और वैराग्य। अगर अपने को नियंत्रण में रखना है तो अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है। अभ्यास का अर्थ हुआ योगाभ्यास और वैराग्य का अर्थ हुआ अनासक्ति, आसक्त न रहना। आसक्ति स्वाभाविक है, मन हमारा आसक्ति में ही, उसका स्वभाव है कि वो आसक्त होता ही होता है। और मन पर नियंत्रण का अर्थ हुआ अनासक्त होना। और ये अनासक्ति डेवलप करनी होती है, आपके माइंड सेट, आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर, इन सब में वह परिलक्षित होता है। उसके लिए यत्न करना आवश्यक है। एक सर्टेन डिग्री की अनासक्ति जो है वह हमको नित्य प्रति अपने काम को करने के लिए आवश्यक है। यदि आप नहीं आसक्ति से बच पाते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा। हर क्षण आपको संकट पैदा होगा। जहां आसक्ति होती है, आसक्ति का ही एक थोड़ा खराब नाम है जिसे हम कहते हैं स्वार्थ। हम सब स्वार्थी हैं, तो जितने कम स्वार्थी होंगे उतने ही जीवन ठीक होगा।
आप अगर अनासक्त रहते हैं, निस्वार्थ रहते हैं, आसक्ति कम रखते हैं, देन यू विल बी लीडिंग बेटर लाइफ। तो तनाव जो है कम होगा। आसक्ति के कारण ही तनाव पैदा होता है। आसक्ति को अगर आप कम करिए, तनाव कम हो जाएगा। एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है योग वाशिष्ठ। मौका हाथ लगे तो कभी उसको उलटिए पलटिए। वहां पर एक बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं जीवन मुक्त। मुक्त हर होकर के जिया जाए, मुक्त हो करके जिया जाए, यह वास्तविक जीवन की शैली हमारी होना चाहिए। लिबरेटेड बीइंग, मरने के बाद मुक्ति नहीं, इस जीवन में ही मुक्त हो करके विचरण करना। तो जीवन मुक्त जो है वह कौन होगा? वह अनासक्त होगा, जिसकी आसक्ति कम होगी। जब आसक्ति कम होगी तो वह मुक्त होगा। मुक्त होने का अर्थ ही यही है। अटैचमेंट बड़ा कष्टदायक है। विनोबा भावे जी ने एक जगह लिखा है बड़ा सुंदर, मोक्ष का अर्थ क्या है इसको स्पष्ट किया है उन्होंने कि मोह का क्षय होना मोक्ष है। मोक्ष का अनुभव तब होगा जब मोह आपका कम होगा, अटैचमेंट आपका कम होगा। जब मोह का क्षय होगा तो मोक्ष होगा, आप जीवन मुक्त होंगे। अनासक्त का भी वही आशय है। और ये बड़ा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल होने पर भी समझ में आता नहीं। इसका अभ्यास करना आवश्यक है कि कैसे अनासक्त रहा जाए। आसक्त रहना तो हमारा स्वभाव है। आंखें चीजों को देखेंगी, कान चीजों को सुनेंगे, लेकिन इनको नियंत्रण में, वश में रखना आवश्यक है। कौन चैनल आप देखेंगे टीवी पर, ये तो आप ही तय करते हैं। आंख थोड़ी अपने आप चली जाती है। कौन फिल्म आप देखेंगे ये आप तय करते हैं, आंख थोड़ी चली जाती है वहां। तो इंद्रियों को नियंत्रित करना, योर इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड इज थ्रू सेंस ऑर्गन्स। जो आपके ज्ञानेंद्रियां, उन्हीं से कनेक्शन होता है। तो यदि आप उनको नियंत्रित करें कि कौन सा गाना आप सुनेंगे और कौन सा चैनल आप देखेंगे, ये आप तय करते हैं। आपका माइंड तय करता है, आपका निर्णय होता है, और उसके अनुसार आप देखते हैं और चीजें आप ग्रहण करते हैं। क्या आप खाना खाएंगे ये आप तय करते हैं। जंक फूड खाएंगे या ठीक फूड खाएंगे ये आप तय करते हैं। आप अपने व्यवहार के, आचरण के, स्ट्रेस के बहुत हद तक जिम्मेदार प्राणी हैं। You have to take charge of your life. You have to reorganize your thoughts, your behaviors, your body. How to live life, ये प्रश्न जो है आपके लिए है। आपको उसका उत्तर देना है। क्या आप स्ट्रेस फुल जीवन जीना चाहते हैं या स्ट्रेस फ्री जीवन जीना चाहते हैं? जीवन मुक्त होकर के रहना चाहते हैं या आसक्ति से बद्ध होकर के आप जीना चाहते हैं? चॉइस आपका है, विकल्प आपके सामने है, कैसे आप जिए। कठोपनिषद में और गीता में दोनों जगह ये विचार आता है कि यह शरीर जो है वो एक रथ है और आत्मा जो है उस रथ पर सवार है।
और आत्मा का मन से संबंध है, मन का बुद्धि से संबंध है, और बुद्धि का इंद्रियों से संबंध है, और इंद्रियों का विषयों से संबंध है। विषय माने ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। और कहा गया है कि इंद्रियां घोड़े की तरह से हैं, और अगर वो, उसमें शब्द है दुष्ट अश्वाह, अगर ये दुष्ट अश्व हो गए तो आपको गड्ढे में गिरा देंगे या लड़ा देंगे या कुछ भी कर देंगे। तो इन दुष्ट अश्वों को नियंत्रित करना, बुद्धि जो है वो लगाम है, जो उनको रास है, जो प्रग्रह है, जो उसे नियंत्रित रखती है। तो ये विचार करना बड़ा आवश्यक है। इन सबका आपस में संबंध है। अब आप क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये आप ही है ना। आपका स्व है, आपका आत्म है, आपका सेल्फ है। और यही सब आपके आचरण को परिभाषित करता है। और वह आचरण जो है, वह व्यवहार जो है ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, that determines whether you will have stress or you don't have stress. तो भौतिक दुनिया में जो स्ट्रेस हो रहा है, वह स्ट्रेस बहुत हद तक आपके कब्जे में है, आपके नियंत्रण में है। का आप कैसे उसको अपने जीवन में बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ये हमारी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और यह तो भूल जाइए कि इच्छा पूरी करते चलेंगे तो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इच्छा पूरी हुई नहीं कि नई इच्छा पैदा हो जाती, दूसरी खत्म हुई नहीं कि तीसरी इच्छा पैदा हो जाती। तो इच्छाओं की ये जो श्रृंखला है जो चल रही है, कहा गया है कि वो जैसे आग में घी डालते हैं, वैसे ही इच्छा अगर पूरी हुई तो फिर इच्छा पैदा हो जाती है। तो इसको नियंत्रित करना हमारे लिए आवश्यक है। एक शब्द जो कि कई जगह आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, समत्व, इक्विनिमिटी। ये सब चीजें किस रूप में देखी जाए, एक तरह से आप देख सकते हैं, एक तरह का अनुभव होता है, उसका नाम आपने दिया हर्ष, और दूसरा अनुभव दिया, उसको कहा विषाद। तो हर्ष और विषाद, हर्ष में आप बल्ले बल्ले खूब उछल कूदते हैं और शोर मचाते हैं, दूसरे में आप दुखी हो जाते हैं। तो गीता का प्रपोजल ये है कि यू शुड बी ऑफ स्टीडी विजडम। हमको स्थिर बुद्धि का होना चाहिए। न तो आप उस कठिन परिस्थिति से दुखी हो, और न जो हर्ष वाला है उसको लेके इतना उछल। कई बार तो अखबार में आता ना कि ये हर्ष फायरिंग हो गई और गोली लग गई, वो मर गए। शादी ब्याह में गोली चलाते हैं तो वो हर्ष फायरिंग है, तो हर्ष फायरिंग में कष्ट हो जाता है, वो भी हो सकता है। तो हर्ष और विषाद का लाभा लाभो जया जयो, आप उन दोनों को एक तरह से देखो ना, संभव है क्या? स्थित प्रज्ञ 56वें से 72वें के बीच में जो श्लोक अध्याय 2 में गीता में है, वो स्थित प्रज्ञ की, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उसका आचरण होता है,
So I think the perfect person, an ideal person who has no stress, उसको मजे ही मजे हैं, वो यू स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस है, क्योंकि वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये तो सब आएगा जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, वो स्थायी तो है नहीं। जातस्य ध्रुवो मृत्यु हो, जो पैदा हुआ उसका नष्ट होना पक्का है, तो क्या लिए चिंता, जो आया है वो जाएगा। तो आप उससे अनासक्त रहो, तभी इक्विनेमिटी आएगी, तभी आप स्ट्रेस फ्री जीवन कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% अनासक्त हो जाओ, दुनिया छोड़ दो, जी नहीं, थोड़ा तो आप रखो। डॉक्टर लोग अपने परिवार के लोगों की दवा खुद नहीं करते, दूसरे डॉक्टर के पास भेजते हैं और उससे दवा लेते हैं, उससे ऑपरेशन कराते हैं, खुद नहीं ऑपरेशन करते। क्यों? आसक्ति है, और आसक्ति के कारण जो है गलत हो सकता है। आसक्ति जो है किस तरह से हर चीज का कारण है, तो आसक्ति को जितना कम किया जा सकता है उतना कम किया जाए, और तभी स्ट्रेस पर भी हमारा नियंत्रण होगा। स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्थितप्रज्ञ जो है, जो वैराग्य भी रखता है और योग भी रखता है, अपने ऊपर नियंत्रण भी रखता है, वही सबसे परफेक्ट आइडियल आदमी है। तो अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन हम किस प्रकार करते हैं? इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज जो है वो नष्ट हो रही है, उसकी प्रकृति ही यही है। आपकी आयु बढ़ रही है, आप कहते हैं कि बड़े हो गए, वह छोटे हो रहे हैं, जितना जीना था उससे कुछ वर्ष कम हो गए। क्षरण हो रहा है, वस्तुओं का क्षरण हो रहा है, दिस चेंज इज टेकिंग प्लेस, चेंज ही स्थायी है, बुद्ध भगवान तो ऐसा ही कहते हैं। तो यह विचार करना बड़ा आवश्यक है कि इस सीमित समय को कैसे यूटिलाइज किया जाए, प्रोडक्टिवली अच्छी तरह से उसका उपयोग कैसे किया जाए। मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस जो है हमारी अपनी कल्पना है, उन परिस्थितियों को देखना और जीवित रहना, कैसे उसमें रहा जाए, जीवित रहा जाए, और उस परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में अर्थ खोज पाना। एक बड़े महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, विक्टर फ्रैंकल, जो साइकियाट्रिस्ट थे और नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रहे और बच करके जीवित उसके बाद निकले, और उन्होंने एक दृष्टि विकसित की कि जीवन में अर्थ की तलाश, सब कुछ के बावजूद अर्थ को ढूंढ पाना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। कठिन परिस्थितियों में भी अर्थ को देख पाना, और तमाम तरह के उपाय हो सकते हैं। अगर गीता को आप पढ़ते हैं तो इसमें भक्त योग भी है और कर्म योग भी है। कर्म योग तो ये हुआ अभी जो बात कर रहे थे, क्या अनासक्त होकर के आप काम करो, क्योंकि जो काम कर रहे हो तो उसका परिणाम तो होगा ही होगा। तुम चाहो तो उसका परिणाम बदल नहीं सकते, क्योंकि उस कर्म में ही वो परिणाम छिपा हुआ है। तो उसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है?
कर्म के साथ तो इस तरह से परिणाम उसका जुड़ा हुआ है कि आपके चाहने और न चाहने से वो घटता बढ़ता नहीं है। तो तुम बस मन लगा के कर्म में आस्था के साथ, निष्ठा के साथ जो तुम्हारा कर्म है वह करो। यही धर्म भी है कि अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं समझता हूं कि हमारे लिए जीवन जीने का जो नक्शा होना चाहिए उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे पास जो विकल्प हैं वो हमारे अपने ऊपर हमारा कितना नियंत्रण है इसके ऊपर निर्भर करता है। हम तरह तरह की परिस्थितियों को चुनौती के रूप में या तनाव के रूप में कैसे देखते हैं यह हमारी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह एक बड़ा डायनेमिक बैलेंस है। और जैसा कि ये भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस बात का अवसर है हमारे पास कि हम इस परिस्थिति को कैसे बदलें और जीवन कैसे जिए। ये कुछ बातें थी जो हम आज के अवसर पर आपसे चर्चा करना चाहते थे। जीवन आपका है और इस जीवन का उपयोग आप जैसे चाहें वैसे करें। वह उदात्त के लिए भी हो सकता है और नीचे जाने के लिए भी हो सकता है। मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं कि जीवन में आप उदात्त पक्ष की ओर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे कुछ समय, यदि आपकी रुचि हो तो आपके कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, हम उन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत आभार सर। आपने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन कोपिंग विद लाइफस्टाइल स्ट्रेस पर बहुत ही गहराई से और व्यापक दृष्टि से अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। हम इसके लिए आभारी हैं सर। मुझे तो लगा कि जैसे तनाव प्रबंधन का आध्यात्मिक मनोविज्ञान वास्तव में क्या हो सकता है, उसका एक पूरी रूपरेखा आपने हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है। अ, अ, लेकिन इसी प्रक्रिया में मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और बात आप कहेंगे हमारे बीच। प्रश्न आ रहे हैं, तब तक मैं एक प्रश्न आपके सामने से रखने की आज्ञा चाहता हूँ। स्वागत है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भौतिक दुनिया में जो भी स्ट्रेस हो रहा है वह आपके नियंत्रण में है। और जिसकी तरफ आपने जो भगवत गीता है उसमें जो स्थिति प्रज्ञता की बात की जाती है, जाता से ध्रुव मृत्यु जैसे सब पदों के माध्यम से, हानि लाभ समो कृत्वा वाली दृष्टि के माध्यम से। लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न आया इस आपकी इस बात को सुनते हुए कि भौतिक दुनिया में जो स्ट्रेस हो रहा है वो मेरे नियंत्रण में है, यह कैसे संभव है? जबकि ये तय है कि इसका संबंध सिर्फ हमारी इच्छाओं से नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया की उन एजेंसियों से ज्यादा है जो हमारी दिनचर्या को तय करती है। मुझे लगता है कि जैसे ये एक तरह से शेयर मार्केट के फिक्स एल्गोरिदम की तरह है, जिस पर सामान्य शेयर धारकों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो जैसे हमने अकादमिक क्षेत्र से जोड़ के देखें या सामान्य जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ कर देखें, कम से कम आज के समय के लिए बात कही जा सकती है कि सामान्य मनुष्य जो जीवन जीता है अपनी गतिविधियां करते हुए, जॉब करते हुए, जीवन के तमाम दायित्वों को निभाते हुए, उस पर बाहरी एजेंसियों का अधिकतम नियंत्रण है, इसके बरक्स कि वो खुद उसको तय कर सके। तो ऐसे में जो हो रहा है उस पर हमारा नियंत्रण है, और हम अनासक्त भाव से अगर जीवन को देखेंगे तो सारी समस्याओं का, तनावों का समाधान मिल सकता है। इस पर एक पुनर्विचार की अपेक्षा आपसे कर। आ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने रखा और इसके लिए आपको बधाई। और यह बात सबके मन में आती है, हमारे मन में भी आती है। और एक स्तर पर ऐसा ही लगता है कि हम तो परिस्थितियों के नियंत्रण में हैं। परिस्थितियां जैसा चाहती हैं
वैसा हम करते हैं। परंतु थोड़ी गहराई में अगर आप विचार करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा नहीं है। जिसे आप परिस्थिति और दूसरे के नियंत्रण की बात कर रहे हैं, वह जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो कि स्थायी हो। पहली बात, वो परमानेंट नहीं है। और उस परिस्थिति की व्याख्या आप करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसको पैदा करने में आपकी भी भूमिका है। उस इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा कि आपने फला गड़बड़ किया है इसलिए ऐसा हुआ। खूब मिठाई खाते थे और मधुमेह हो गया। अब कहिए कि मिठाई तो है बाहर दुनिया में, तो हम क्यों ना खाएं। तो अगर आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है तो ये कठिनाइयां पैदा होंगी। तो आप लंबे परिदृश्य में काल के देखना चाहते हैं या तात्कालिक परिदृश्य में देखना चाहते हैं, एक तो यह अंतर करना पड़ेगा। आप दोनों में जी रहे हैं। आप बड़े हो गए उतना समय भी आपके सामने है, आगे का कल्पना वाला समय भी आपके सामने है, वो वर्तमान जो तत्क्षण जो हो रहा है वह समय भी आपके सामने है। किसके अंतर्गत आप इसकी व्याख्या करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। और दूसरी बात यह है कि किसी ने शहर में सड़क के किनारे देखा कितनी गर्मी है, और एक आदमी वह तोड़ती पत्थर, कविता पढ़े होंगे आप। हाँ हाँ, निराला की कविता सर। तो उसका स्ट्रेस और जो देख रहा है उसका स्ट्रेस, दोनों का स्ट्रेस, और दोनों उसी गर्मी में हैं। और एक देख रहा है और एक अनुभव कर रहा है। मालूम नहीं कि निराला जी को ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था या उसको जो कि तोड़ती पत्थर थी उसको ज्यादा स्ट्रेस अनुभव हो रहा था। के स्ट्रेस को देख करके जो स्ट्रेस अनुभव हो रहा था वह भी एक प्रकार का स्ट्रेस है, और उसको जो स्ट्रेस हो रहा था वह भी एक प्रकार। रिक्शा चलाने वाले हैं, देखिए कितना स्ट्रेस है। और ये इतना सीधा नहीं है। कोई करोड़पति ऐसा नहीं होगा जो बिना दवा खाए सो पाता हो। मिलेगा कोई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, दवा बिल्कुल। उसको लेनी पड़ेगी तभी नींद आएगी। और वह जो कि दिन भर रिक्शा चलाता है उसकी देखिए जरा, ठोकिएगा तब भी उसकी नींद नहीं टूटेगी। अब आप किसको सुख कहेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, ये इतना आसान नहीं है। तो अब जैसे एक शब्द है संतोष, जी तो संतोष का अर्थ है संयम करना। संतोष का एक अर्थ जानते हैं, मैंने अभी पढ़ा एक जगह, जी सर। पूर्णता का अनुभव, कंप्लीटनेस। बिल्कुल। आप अक्सर हम लोग तो सबकी तोंद जो है बढ़ जाती है क्योंकि घर पर बढ़िया भोजन करते हैं, हम्म, थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो। कई लोग जो है उसी में बीमार भी पड़ जाते हैं, पेट भी खराब हो जाता है। अब अगर आपने तय किया, आयुर्वेद का कहना है कि भोजन जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम करना चाहिए, और यहाँ है कि नहीं थोड़ा और खा लो। या बढ़िया मिठाई मिल गई तो कई प्लेट आप साफ कर देते हैं। तो ये कई प्लेट साफ कर देना या कम खाना या नहीं खाना, ये निश्चय तो आप कर रहे हो ना। तो अगर आप गिनेंगे तो आप यही पाएंगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप खुद ही पैदा कर रहे हैं। स्ट्रेस की सही। परिस्थितियों के जनक जो है बहुत हद तक आप हैं। आप इसकी परीक्षा करिए। जी सर, अभी चैट और बॉक्स में देख विस्तार में रहा हूँ बात हो सकती है लेकिन जी फिलहाल जी जी सर।
मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ सर, उसमें एक प्रश्न है जो पढ़ने पढ़ाने से लेकर के है। जी, विद्यार्थियों को अगर विषय कठिन लगे और तनाव हो जाए तो कैसे प्रेरित करें? बहुत बढ़िया इसी हाँ, बात। इसी में एक थोड़ी सी बात मैं जोड़ देता हूँ सर, कि जैसे नई शिक्षा नीति आई है और उसमें उसके साथ सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है लंबे समय से। अब तो उसमें सिलेबस जो पहले साल भर में सिलेबस पढ़ाए जाते थे, वही सिलेबस अब 4 महीने में पढ़ाने होते हैं। तो एक तनाव शिक्षकों के पास भी है, प्राध्यापकों के पास भी है, कि साल भर का सिलेबस 4 महीने में कैसे पढ़ाएं। ये एक तनाव है, और इस तनाव के प्रबंधन के लिए बहुत सारे गुरुजी अपना तरीका अपनाते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ज़्यादा तनाव होगा, तो वो एक अलग तरीका अपनाते हैं। लेकिन जो शिक्षक सिलेबस पूरा करने में और विद्यार्थियों तक डिलीवरी पूरी तरह से हो, इसमें विश्वास रखते हैं, उनको विद्यार्थियों की तरफ से भी ये जिज्ञासा लगती है कि विद्यार्थियों को अगर विषय कठिन लगे और तनाव हो जाए तो कैसे प्रेरित करें। मुझे लगता है कि ये प्रश्न शिक्षकों के बारे में भी उतना ही है जितना कि विद्यार्थी के बारे में। इस पर सर आपकी टिप्पणी। देखिए, हम लोग शिक्षा और अध्ययन को बहुत हल्के में लेते हैं और इसको बड़ा सरल काम मानते हैं, और वस्तुतः ऐसा है नहीं। यदि इसको जैसा काम है वैसा ही अगर आप लेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। जी अभी आपने टिप्पणी की कि साल भर का 4 महीने में पढ़ा रहे हैं, यह टिप्पणी भी आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि नए जी पाठ्यक्रम भिन्न प्रकार के हैं और उस पाठ्यक्रम का स्वरूप भी उतना विस्तृत नहीं है जितना कि पहले के पाठ्यक्रम में था। यह भी आवश्यक है कि नई शिक्षा नीति अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, उसके बहुत सारे पहलू हैं। उसमें मूल्यांकन भी है कि आप कक्षा में कैसे उपस्थित हैं, कितना भाग ले रहे हैं, यह भी आपके मूल्यांकन का हिस्सा है। केवल परीक्षा में 5 प्रश्नों का उत्तर देना ही मानक नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो कई उसके पक्ष हैं, उनको ध्यान से देखना पड़ेगा और कायदे से उसको लागू करना पड़ेगा। वो तो शिक्षा और मूल्यांकन और शिक्षेतर जो कार्य हैं वो परस्पर संबंधित हैं। तो यह पूरी योजना अगर जैसी सोची गई है उस तरह से लागू होती है तो यह आनंद का विषय होगा, यह तनाव का विषय नहीं होगा। हम इसे ठीक से नहीं लागू कर रहे हैं, इसलिए तनाव का प्रश्न खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात, जब कोई पुस्तक आपको प्रिय लगती है तो समय का ध्यान नहीं रहता है। आप उसे बिना भोजन किए पूरा कथा का पाठ करके और उसका रस ले करके ही आप भोजन करने जाते हैं। तो कक्षा को कितना प्रिय आप बनाते हैं, कितना इंगेजिंग बनाते हैं, लड़का जो है यह अनुभव करता है। अगर आप उसको प्रिय बनाएं, रोचक बनाएं, शायद वह उतने मन से पढ़ेगा और कठिनाई जो है वो दूर हो जाएगी। तो हमको थोड़ा झांकना पड़ेगा अपने अंदर भी, अपने कार्य पर भी। अ, बहुत बार हम जब अच्छी कक्षा लेते हैं और लंबी कक्षा लेते हैं और उसके बाद भी न तो आपको कठिनाई लगती है और न विद्यार्थियों को, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। और जब कभी खराब क्लास आप लेते हैं, बिना तैयारी के क्लास लेते हैं, तो इसका उल्टा भी होता है, लोग रुचि नहीं लेते हैं। तो ये कठिनाई का रुचि के साथ भी संबंध है कि कितना रोचक, कितना प्रामाणिक, कितना उपयोगी ज्ञान जो है वो दिया जा रहा है और विद्यार्थी के साथ हमारा संचार, हमारा कम्युनिकेशन किस प्रकार का है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसका कोई 100% एक जवाब नहीं दिया जा सकता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। है या बिल्कुल खराब है। ये सब पर निर्भर करता है। गणित की कक्षा हो या हिंदी की कक्षा हो, दोनों रोचक हो सकती है। कैसे उसको पढ़ाया जा रहा है, इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने गीता का अनासक्ति योग का जिक्र किया, लेकिन सवाल ये है कि
गीता के अनासक्ति योग तक पहुंचने से पहले जीवन में बहुत सारे आसक्ति योग हैं, और जिनके बीच हम जीते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप कर्म करने से विमुख नहीं हो सकते, आप समाज में जीने वाली परिस्थितियों से बाहर नहीं हो सकते, आपको जीना पड़ेगा और आसक्ति के साथ भी जीना पड़ेगा। उसी संदर्भ में एक प्रश्न मैं उपभोक्तावादी समाज या संस्कृति से जोड़कर आपके सामने सर रखना चाहता हूँ। उपभोक्तावादी समाज हमें बहुत व्यक्तिगत दायरे में जीवित रहने की एक संस्कृति के बीच जीने को मजबूर करता है। फिर आप कहेंगे कि मजबूर शब्द तुम इस अरविंद इस्तेमाल कर रहे हो, और फिर ये अपना जो तुम्हारा परसेप्शन है उसको तुम रख रहे हो। लेकिन सर, उपभोग के इतने ज्यादा दरवाजे खुले हैं कि हम इंसान उसे कभी पूरा नहीं कर सकते, जैसा कि आपने कहा भी। लेकिन जिंदगी में निरंतर बने रहना इतनी बड़ी बात बन गई है कि हम एक खास तरह की उद्देश्यहीनता के शिकार हो गए हैं। और लगभग इस तरह के प्रश्न लोगों के सामने आते रहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मैं नहीं जानता। तो इस स्थिति में आज जो एक उद्देश्यहीनता बड़े लेवल पर लोगों के बीच मौजूद है, उससे कैसे, उसका कैसे सामना किया जाए? आ, देखिए, जीवन जी। में उद्देश्य होना चाहिए, और वह उद्देश्य खोजना शिक्षा का एक दायित्व है कि वह उद्देश्य आपको मिल जाए। तो उसे खोजने में, उससे जुड़ने में आपको आनंद आएगा, आप जीना चाहेंगे, अच्छी तरह जीना चाहेंगे। हमारे सामने जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि ये सारे प्रश्न जो हैं वो पीछे चले गए हैं, और बस एक प्रश्न बचा है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा रुपया कमाएं और कितना ज्यादा से ज्यादा हम उपभोग करें। अगर जीवन को केवल अर्थ के इर्द गिर्द ही बनाए रखते हैं तो ये सारे विपत्ति के परिणाम जो है वह होंगे ही होंगे। पुरुषार्थ जो है वो केवल अर्थ नहीं है, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। एक मोटर के चार पहिए हैं। अगर जीवन को संतुलित रखना है, समग्र रूप से आप संतुष्ट होना चाहते हैं, तो आपको इन चारों पुरुषार्थों पर ध्यान देना पड़ेगा। और बिल्कुल। अर्थ और काम दोनों के लिए कहा गया है कि ये धर्म के अनुरूप होना चाहिए। अर्थ की सिद्धि तो आप करिए, विद्या की सिद्धि आप करिए, लेकिन वह कार्य जो है वो धर्म के अनुरूप होना चाहिए, विधि विधान के अनुरूप होना चाहिए। तो ये संतुलन तो खोजना पड़ेगा। अभी हमारा जीवन एकांगी है। उपभोक्तावादी समाज कह लीजिए, बाजारवादी समाज कह लीजिए, यह एकांगी है। और यह व्यक्ति और समाज और मनुष्यता इन सब के विपरीत जा रहा है। ये अच्छा विकल्प नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। और इसका परिणाम बार बार हमको दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वो तमाम प्रकार का जो युद्ध हो रहा है, उन सब की व्याख्या आप कैसे करेंगे? इतनी ज्यादा आसक्ति है कि आप बस केवल मारने पर लगे हुए हैं। किस चीज के लिए बिल्कुल। मार रहे हैं, और मार करके क्या आपको प्राप्त होने वाला, क्या क्या प्राप्त हो गया मार करके? ये प्रश्न जो है बड़ा, तो सिवाय अहंकार के और क्या है? और वो नष्ट करने के लिए ही सब हो रहा है। तो विनाश की दिशा में ही यह पूरी की पूरी संस्कृति की यात्रा जो है बढ़ रही है। अगर इसी गति से बढ़ती रही, आपको याद है ना कि अब एक जी नया सर। शब्द चला है जिसका नाम है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले केवल डेवलपमेंट कहा जा रहा था, अब याद आया कि नहीं, वह डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो, अर्थात आप भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख करके काम करिए कि आगे के लिए भी खाने पीने के लिए कुछ बचा रहे। सब खा करके आज ही आप नष्ट कर दें, समाप्त कर दें, यह जो है मनुष्यता के हित में नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार पढ़िए। बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको
नियंत्रित विकास करना पड़ेगा, जी उपभोग जी। पर बंदिश लगानी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो लोग कह रहे हैं जो कि अघा चुके हैं, अत्यंत विकसित हैं, वहां से आवाज आ रही है कि हमको अब सस्टेनेबल, टिकाऊ विकास की जरूरत है, केवल विकास से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत आभार सर। एक प्रतिभागी हमारे हैं, उनका प्रश्न है, हाउ कैन अ स्टेट ऑफ बैलेंस और सेटिस्फेक्शन और इक्वानिमिटी, कामनेस बी रीच्ड? Well, it is challenging because there are attractions, distractions, incentives in our environment. So we are attracted to all those things. So we are not trying to realize our true self. There is one statement again I am recollecting Bhagavad Gita, Ashantasya kuto sukham. If you are in search of sukha, satisfaction, pleasure, तो आपको शांत होना पड़ेगा. You have to become a calm person. और ये शांति तभी मिलेगी when you try to reduce your consumption, when you try to reduce your desires. It is not possible that you increase your desires and you want to be shant, peaceful. You can't enjoy. Both things can't happen together. They are contradictory. So the only way is to have a balance, neither too low nor too high. हाँ? अति सर्वत्र वर्जयेत, और अभी जो है हर चीज की अति हो रही है. So this moderation is something which is very crucial. Whether it's the domain of what you eat, or how you work, how you live, everywhere this is very important. तभी जीवन जो है वो चल पाएगा, तभी सस्टेनेबल लाइफ हो पाएगी और डेवलपमेंट हो पाएगा. There is no way out except reducing your needs, trying to regulate yourself. तो अंतिम उत्तर यही है कि आप अपने को कितना नियंत्रित कर पाते हैं, आनंद आपका उतना ही ज्यादा. बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और हमारे प्रतिभागी हैं, जो प्रश्न के फॉर्मेट में लिखते हैं, सर, आई हैव नॉट अंडरस्टूड द कनेक्शन बिटवीन आत्मा, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्लीज कुड यू एलेबोरेट? Not right now, we don't have time to do that. It requires another lecture. एक और प्रश्न सर रखना चाहता हूँ। आपने एक बहुत ही योगा वशिष्ठ का उदाहरण देते हुए समझाया था कि जीवन में मिलने वाली चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है और कैसी है, इससे तनाव प्रबंधन की कुशलता हमारी उभर कर सामने आती है। और उसी संदर्भ में आपने जो तनाव प्रबंधन का एक आध्यात्मिक मनोविज्ञान है, उसकी तरफ बहुत ही विस्तार से इशारा किया, जिसमें एक गहरी बात छुपी थी, खुद से हारा कोई न जीता। जो खुद से हार जाता है कभी नहीं जीतता है, कहीं नहीं जीतता है। खुद से जीता कभी ना हारा। इस पर थोड़ा सा और गहराई से प्रकाश डालते सर, तो जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो आपने रखा है, उसको थोड़ा और हम अच्छे से ग्रहण कर पाते। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए. बहुत जी मोटे रूप में अगर इसको देखा जाए तो ये है कि कुछ लोगों ने तय किया कि आज के स्टॉक में रहेंगे. उसमें भी कुछ लोगों ने तय किया कि हम कैसे रहेंगे, बिना सुनते रहेंगे या सुनते हुए सुनेंगे. और फिर उसमें से कुछ लोगों ने तय किया कि हम कुछ
प्रश्न भी पूछेंगे। तो इस एक्टिविटी में शामिल सभी लोग एक ही प्रकार के नहीं हैं, अलग अलग उनकी वृत्तियां हैं। कुछ रजोगुणी हैं, कुछ तमोगुणी हैं, कुछ सात्विक वृत्ति वाले हैं, हर तरह के लोग हैं। तो लाइफस्टाइल जो है वो इस पर निर्भर करती है कि कौन सी वृत्ति जो है सात्विक की या राजसिक की या तामसिक की आप में अधिक प्रवृत्त हो रही है, तेज है, तीव्र है, ये सारा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप कौन सी इच्छा करते हैं, उस इच्छा का परिणाम हम देख रहे हैं। अब उस इच्छा को करें कि ना करें, ये विवेक आप में जगना चाहिए। विवेकहीन होकर के, आंख मूंद करके किसी आचरण को करना, किसी का अनुगमन करना ठीक नहीं है। ये विवेक की पुकार है। you need to discriminate whether this need is good or bad. दूध पीना स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ रोग से ग्रस्त होने में दूध बड़ा नुकसान देगा। जी जी सर। दही सबके लिए फायदेमंद हो ऐसा भी नहीं है, कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। तो ये हमारी आवश्यकता, हमारी इच्छाएं जो जीवन को चलाती हैं, उनको आंख मूंद करके उठाना, उनके पीछे चलना, यह जो है विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। और वहीं पर एक सफल या स्थितप्रज्ञ या अस्थितप्रज्ञ, जो भी आप कह लीजिए, उसका भेद जो है वहीं पे खड़ा होता है। तो ये विवेक पूर्वक आप आचरण करिए, इतनी सी बात है। कौन सी नीड आप अपनी तेज करना चाहते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। ऐसा होता है कि जब आपकी इच्छा होती है कि खूब पढ़ें तो आप खूब पढ़ते हैं और बहुत अच्छा उसका परिणाम होता है। तो ये 5 घंटा आपने पढ़ा, 5 घंटा आप घूम सकते थे। तो ये दो विकल्प थे कि आप 5 घंटा घूमते या 5 घंटा आप पढ़ते। हम्म। तो ये विकल्प कौन तय करेगा? आप ही तय करेंगे ना। यह विवेक आपका होगा कि आप जो समय है उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग करें, ये आप करते हैं। इसीलिए आप ही अपने निर्णायक हैं। तो आपको अपने ऊपर अगर नियंत्रण है तो आप कहेंगे नहीं नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं, हम नहीं करेंगे। ये हमारे लिए ठीक है इसलिए हम यह करेंगे। ये अविवेक जो है जगाना आवश्यक है। यही शिक्षा का काम है, यही ज्ञान पाने का काम है। मैं समझता हूँ इसी की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटा सा प्रश्न है जिस पर बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी लेंगे, जो कि अंतिम प्रश्न के रूप में होगा। जो प्रतिभागियों का ही प्रश्न है, मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं सर। आर एंजाइटी एंड स्ट्रेस one and the same thing, and does common remedy apply to both of them? No, these are two different things. Stress is a condition where you have a challenge which is more than the competence to meet that challenge. आपकी क्षमता से ज्यादा रिक्वायरमेंट करने वाली एक परिस्थिति खड़ी हो गई तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। एक तो ये हुआ, इसका अर्थ हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए। और दूसरा जो एंजाइटी है वह हमारा रिएक्शन है उन परिस्थितियों में। और एंजाइटी कई प्रकार की है, उसका विस्तार से हम वर्णन नहीं कर सकते अभी। लेकिन एंजाइटी में बहुत कुछ आपकी कल्पना, बहुत कुछ आपकी अपनी समझ और आपकी सोच कि इसके बाद क्या होगा, ये चिंता आपको सताती है। जो नहीं हुआ है उसके प्रति आपकी जो एक एंजाइटी, जो चिंता आपको दिखाती है, उसको वरी भी कहते हैं। तो ये
फिजिकली जो आपकी गतिविधि है उसमें भी दिख सकती है, आपके विचारों में दिख सकती है, आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। तो एंजाइटी कैन बी ए काइंड ऑफ ए रिएक्शन अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और विस्तार में इस पर बात हो सकती है, लेकिन अभी समय नहीं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस व्याख्यान के लिए, जिसमें आपने तनाव के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर विस्तार से चर्चा की और बार बार ये हमें समझाने की कोशिश की, और हमने इसमें से बहुत कुछ ग्रहण किया है कि बाहरी परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, बाहरी परिस्थितियां हमसे अलग हो सकती हैं, बाहरी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन तय करने वाले अंततः हम ही होते हैं। चाहे हम अच्छा कर रहे होते हैं, चाहे बुरी परिस्थितियों का सामना करते हुए उनमें से अपने लिए रास्ते तलाश रहे होते हैं, हर पॉइंट पे निर्णय हम लेते हैं। इसलिए हमारा अपने मन पर नियंत्रण होना, अपने मन के साथ संवाद होना, जिसको आपने कहा कि स्ट्रेस इज अ प्रोसेस रिलेटेड टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। तो इस रूप में जब तक हम खुद को बेहतर तरीके से नहीं जानेंगे, जब तक हम खुद को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे, जब तक हमारे ऊपर ही कंट्रोल नहीं होगा, बाहरी ताकतें, बाहरी एजेंसियां, बाहरी परिस्थितियां हमें परेशान कर सकती है और हम परेशान रह सकते हैं। बेहतर है कि अगर तनाव मुक्त जीवन जीना है, तनावों के रहते हुए भी अगर तनाव मुक्त जीवन जीना है, तो अनासक्त भाव से हम कर्म करना सीखें, अनासक्त भाव से हम जीवन जीना सीखें, अनासक्त भाव से हम आगे बढ़ना सीखें। मन का यही विकल्प है जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में हमें मजबूती के साथ बनाए रख सकता है, और हम किसी तरह के तनाव को क्रॉस कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए बेहतर स्थितियां, बेहतर जीवन तय कर सकते हैं। इसको जिस तरह से आपने गीता के आध्यात्मिक पक्ष से जोड़ करके विस्तार से व्याख्या की, उसके लिए रिफ्रेशर कोर्स आयोजन समिति की तरफ से सर आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे लिए खुशी की बात है कि किसी न किसी बहाने लगातार आपको सुनने का हमें अवसर मिलता है, और जब आपको हम सुनते हैं, चाहे जिस भी विषय पर हो, क्योंकि हमने आपको सर मीडिया, संस्कृति, मनोविज्ञान, साहित्य, तमाम विषयों से संबंधित कार्यक्रमों में बुलाया, और हर बार सुनने के बाद लगा कि ये कुछ बात थी जो हमसे रह गई थी, जो हम तक नहीं पहुंची थी, और आपके व्याख्यान के बाद वो एक गहरी संतुष्टि लेकर हम लोग निकलते हैं। तो हमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस विषय के संदर्भ में इतनी गहराई से अपनी बात रखकर संतुष्ट करने के लिए, मनोवैज्ञानिक रूप से हमें मजबूत करने के लिए जो आपने व्याख्यान दिया, वक्तव्य दिया है, उसके लिए आपका पुनः आभार, पुनः धन्यवाद। ये सत्र अभी यहीं खत्म होता है, और इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक है। फिर अगला सत्र शुरू होगा 2:30 बजे से। आप सभी प्रतिभागियों से आग्रह है कि 2:30 बजे पुनः बने भी रह सकते हैं और 2:30 बजे पुनः इस कोर्स को ज्वाइन करें। अंजलि मैम। अरविंद, बस एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, 2:25 तक फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और यही लिंक जो अभी दिया हुआ है ये आज सारे दिन के लिए यही चलेगा, तो जूम लिंक यही रहेगा आगे के सत्रों के लिए। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद साथियों। थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद।